तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यूरोपीय आगमन में सबसे पहले हमने पुर्तगालियों को कवर किया, फिर उसके बाद डचों को, अब अंग्रेजों के बारे में तो हम बहुत और सारी चीजें भी जाननी है, क्योंकि पूरा ब्रिटिश या आधुनिक भारत जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से संबंधित है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का जो शुरू का स्ट्रक्चर है वो जानना जरूरी है। तो देखिए, अंग्रेजों की कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1599 में, और 15 वर्षों के लिए इसको व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यह होता है कि कोई भी कंपनी किसी देश में सिर्फ वही कंपनी व्यापार करेगी। एकाधिकार मतलब एक अधिकार दिया है, एक ही कंपनी को अधिकार है कि वह उस देश में व्यापार करेगी। तो यह व्यापारिक एकाधिकार किसे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर 1609 में जेम्स फर्स्ट ने इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। 1609 में जेम्स फर्स्ट जो थे उन्होंने कहा अनिश्चित काल तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, भारत का जो क्षेत्र है उस पर एकाधिकार करेगी। लेकिन फिर 1813 में हम पढ़ेंगे, 1813 की मुक्त व्यापार की नीति के तहत यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये आगे के टॉपिक में आएगा, तो आपको यहाँ तक समझना है। ठीक है, 1608 में हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों द्वारा स्थापित होता है सूरत में। कहां पर होता है? सूरत में। पुर्तगालियों का कहां हुआ था? कोचीन में। डचों का कहां हुआ था? मूसलीपट्टम में। और अंग्रेजों का कहां हो रहा है? सूरत में। पुर्तगालियों का कोचीन, डचों का मूसलीपट्टम, अंग्रेजों का सूरत में। अब ये स्थापित तो हो जाता है, स्थापित होता है हॉकिंस के नेतृत्व में, लेकिन इसको मतलब कहते हैं हम सरकार की अनुमति नहीं मिलती। सरकार मतलब भारत में जो मुगल सत्ता थी उस समय जहांगीर का शासन था, तो जहांगीर के शासनकाल में इसको अनुमति नहीं मिलती। 1608 में स्थापित कर दी, 1608 में व्यापारिक कंपनी। ठीक है, हॉकिंस द्वारा, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अनुमति कब मिली? 1613 में टॉमस रो के नेतृत्व में। तब जहांगीर इनको अनुमति देते हैं व्यापारिक, मतलब अनुमति क्या, मान्यता देते हैं। कंपनी तो उन्होंने खोली, वो कोठी तो उन्होंने खोली ली थी, लेकिन उसको मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? मुगलों द्वारा। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम मतलब भारत की प्रथम ब्रिटिश कोठी व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित हुआ था? सूरत में। कब? 1608 में। किसके नेतृत्व में? हॉकिंस के। और इसको मान्यता कब मिली? 1613 में। किसके नेतृत्व में? टॉमस रो के नेतृत्व में। किसने मान्यता दी? जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने। यहां तक की स्थिति समझ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, ब्रिटिशों की दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? तो मूसलीपट्टम में ही थी। अब देखिए, मूसलीपट्टम कोई एक क्षेत्र नहीं है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर डचों की है, यहाँ पर अंग्रेजों ने स्थापित कर ली। ऐसा नहीं था कि मतलब मूसलीपट्टम जगह तो उस जगह पूरे में डच ही डच फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री छोटी सी जगह होगी। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों की प्रथम दक्षिण में स्थापित व्यापारिक कोठी कौन सी है? तो मूसलीपट्टम में। कब? 1611 में। तो अगला ये इससे कंप्लीट करते हैं। फिर अगला देखते हैं कि पूर्वी भारत में, ये पूर्व का जो भारत है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहां पर 1633 में दो जगह व्यापारिक कोठी बनती हैं, बालासोर और हरिहरपुर। उड़ीसा का जो क्षेत्र है बालासोर और हरिहरपुर में 1633 में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। इसके बाद 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में इनकी बंगाल में प्रथम व्यापारिक कोठी लगती है। 1651 ये क्या समझे आप? सबसे पहले 1608 में सूरत में इनकी व्यापारिक कोठी लगी, जिसको मान्यता नहीं दी गई, हॉकिंस का समय था। 13 में मान्यता दी गई, जहांगीर के समय था, टॉमस रो का समय था। लेकिन उससे पहले दक्षिण भारत में इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहां लग गई? मूसलीपट्टम में 1611 में। फिर पूर्वी भारत में 1633 में, और 1651 में बंगाल में ब्रिजमैन के नेतृत्व में। ठीक है, इसी के समय इनको 1698 में अजीम उशान जो बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे, उनने इनको दीवानी दी 3 क्षेत्रों की। कौन कौन से 3 क्षेत्र थे? गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता।
गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता, इन तीनों की दीवानी दी, मतलब यहाँ पर इनको व्यापार करने के लिए छूट दी गई। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की तरफ से जॉब चौर नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता की स्थापना किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? जॉब चौर नॉक ने की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कलकत्ता को इन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से भी कलकत्ता को जाना जाता है, फोर्ट विलियम के नाम से भी कलकत्ता जाना जाता है। ये वर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि जब बंगाल के नवाब और इनके बीच संघर्ष होगा, क्या बोलते हैं आपका, अंग्रेजों के बीच, तब ये नाम सब याद आएंगे कि फोर्ट विलियम पर आक्रमण कैसे करा जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा कैसे नियंत्रण करा जा रहा है। ठीक है, और जॉब चौरनॉक ने जो कलकत्ता की स्थापना की थी, उसी के समय मेयर कौन था इसमें? चार्ल्स आयर इसमें मेयर हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों की पृष्ठभूमि अपन समझ लेते हैं। इसी के साथ 1717 में एक शाही फरमान जारी किया जाता है, शाही फरमान फर्रुखशेर द्वारा अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम अंग्रेजों की भी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। इसके बाद हम डेनिश के बारे में बात कर रहे हैं। डेनिश में कुछ नहीं था, थोड़ा सा था। जो डेनिश अगली कंपनी थी, 1616 में ये भारत आते हैं। इनका प्रथम कारखाना ट्रंकोवार क्षेत्र में लगता है। ये ट्रंकोवार क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र आपको याद रखना। अभी ये जब हम क्या बोलते हैं उसको, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, तब ये क्षेत्र आपको दिमाग में आएगा। ट्रंकोवार के डेनिश पहला अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं यहाँ पर, डेनिश। और बाद में ये अंग्रेजों को बेच के यहाँ से चले जाते हैं 1664 में अंग्रेजों को बेच के यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से डेनिश की ज्यादा मतलब डेनिश का ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं रहा यूरोपीय बाजार में। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों का आगमन और उनसे संबंधित जो कंपनियां थी, व्यापारिक कोठी थी, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही और उनका अंग्रेजों के साथ कैसा संघर्ष रहा और संघर्ष के परिणाम क्या हुए, और उन संघर्ष के परिणाम से भारत की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या भौगोलिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो चलिए यहां पर हम इसको खत्म करते हैं और फिर हम अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।